18 अगस्त 1945 रात के लगभग 8 बजे जापान के अधीन ताइहोकू एयरबेस, जिसे आज ताइपे के नाम से जाना जाता है, आसमान में युद्ध के धुएं की परतें अब भी तैर रही थीं। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे परमाणु बमों ने जापान की रीढ़ तोड़ दी थी। सम्राट हिरोहितो आत्मसमर्पण की घोषणा कर चुका था। पूरा एशिया एक टूटती हुई साम्राज्यवादी दुनिया की राख पर खड़ा था। लेकिन उसी अराजकता के बीच एक विमान रनवे पर तैयार खड़ा था। उसके भीतर बैठा था वो व्यक्ति जिसे ब्रिटिश साम्राज्य अपने सबसे खतरनाक शत्रुओं में गिनता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उस रात हवा में केवल हार का धुआं नहीं था, बल्कि इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक की शुरुआत भी तैर रही थी। जापानी सैनिकों के चेहरों पर असामान्य तनाव था। दस्तावेजों के बक्से जल्दी जल्दी विमान में चढ़ाए जा रहे थे। कुछ सैन्य अधिकारी बार बार आसपास के क्षेत्र को देख रहे थे, मानो उन्हें किसी अदृश्य निगाह का भय हो। नेताजी के साथ उनके विश्वस्त साथी हबीबुर रहमान भी मौजूद थे। वर्षों से युद्ध, पलायन और गुप्त अभियानों के बीच जीते हुए इन लोगों के चेहरों पर थकान स्थायी हो चुकी थी। लेकिन उस रात थकान से अधिक गहरा था अनिश्चितता का भय। जापान अब हार चुका था। आजाद हिंद फौज बिखर रही थी। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश सेनाएं तेजी से लौट रही थीं। नेताजी जानते थे कि यदि वे अंग्रेजों के हाथ लग गए तो केवल एक व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी, बल्कि उस सपने की भी मृत्यु होगी जिसने लाखों भारतीयों के भीतर विद्रोह की आग जलाई थी। इसी कारण उस रात ताइहोकू से उड़ान भरने वाला विमान केवल एक यात्रा नहीं था, बल्कि इतिहास से भागने का एक अंतिम प्रयास प्रतीत हो रहा था। रात के अंधेरे में विमान ने धीरे धीरे रनवे पर गति पकड़ी। इंजन की भारी गर्जना पूरे एयरबेस में गूंजने लगी। कुछ सेकंड बाद वो आकाश में उठ गया। लेकिन उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद अचानक एक विस्फोट हुआ। गवाहों के अनुसार विमान का बायां इंजन आग की लपटों में घिर गया। आसमान में धुएं का एक जलता हुआ गोला दिखाई दिया और फिर विमान धरती की ओर झुकने लगा। अगले ही पल एक भयानक धमाके ने पूरे इलाके को हिला दिया। कहा गया कि दुर्घटना के बाद नेताजी गंभीर रूप से जल चुके थे। जापानी सैनिक उन्हें तुरंत एक सैन्य अस्पताल में ले गए। अस्पताल की दीवारों के भीतर उस रात क्या हुआ, इसका कोई स्पष्ट और निर्विवाद प्रमाण कभी सामने नहीं आया। कुछ दस्तावेजों में लिखा गया कि नेताजी ने कुछ घंटों बाद अंतिम सांस ली। कुछ गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने उनका जला हुआ शरीर देखा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस मृत्यु के तुरंत बाद हर चीज असामान्य रूप से धुंधली हो गई। कोई स्पष्ट तस्वीर नहीं, कोई निर्णायक शव परीक्षण नहीं, कोई सार्वजनिक अंतिम संस्कार नहीं, केवल बयान, अफवाहें और रहस्य। दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होते ही ब्रिटिश खुफिया एजेंसियां अचानक सक्रिय हो गईं। लंदन से लेकर दिल्ली तक गोपनीय रिपोर्टें भेजी जाने लगीं। ब्रिटिश अधिकारियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना चतुर और रणनीतिक व्यक्ति इतनी साधारण दुर्घटना में मर सकता है। कई फाइलों में यह दर्ज किया गया कि संभव है नेताजी सोवियत संघ की ओर निकल गए हों। उस समय सोवियत रूस एशिया की राजनीति में तेजी से उभरती हुई शक्ति था और ब्रिटिश साम्राज्य को डर था कि यदि सुभाष चंद्र बोस मॉस्को पहुंच गए तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन और भी विस्फोटक रूप ले सकता है। धीरे धीरे ये कहानी केवल एक विमान दुर्घटना की नहीं रही, ये एक अंतर्राष्ट्रीय रहस्य में बदलने लगी। जापानी सैन्य अधिकारियों के बयान आपस में मेल नहीं खाते थे। अस्पताल के रिकॉर्ड अधूरे थे। कई दस्तावेज अचानक गायब पाए गए। कुछ अमेरिकी रिपोर्टों में संकेत मिला कि दुर्घटना की खबर जानबूझकर फैलाई गई थी ताकि नेताजी को गुप्त रूप से कहीं और पहुंचाया जा सके। सोवियत संघ के गुप्त अभिलेखागार को लेकर भी दशकों तक चर्चाएं होती रहीं। कहा गया कि साइबेरिया की किसी जेल में एक भारतीय क्रांतिकारी को देखा गया था, लेकिन हर दावा अधूरा था, हर प्रमाण धुंधला। भारत में ये रहस्य धीरे धीरे जनमानस का जुनून बन गया। स्वतंत्रता के बाद बनी सरकारों ने कई जांच आयोग गठित किए। शाहनवाज समिति, खोसला आयोग और बाद में मुखर्जी आयोग। हर आयोग ने सैकड़ों गवाहों से पूछताछ की, हजारों दस्तावेजों की जांच की,
लेकिन अंतिम सत्य किसी के हाथ नहीं आया। कुछ रिपोर्टों ने विमान दुर्घटना में मृत्यु की बात मानी, जबकि कुछ ने उस निष्कर्ष पर गंभीर प्रश्न खड़े किए। हर नई जांच के बाद रहस्य और गहरा हो जाता था। इसी दौरान भारत के अलग अलग हिस्सों में वर्षों तक ऐसी कहानियां फैलती रहीं कि नेताजी जीवित हैं। कभी उत्तर प्रदेश के किसी आश्रम में एक रहस्यमयी साधु की चर्चा होती, तो कभी नेपाल की सीमा पर किसी अज्ञात व्यक्ति के देखे जाने की खबर फैलती। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो व्यक्ति जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को कांपने पर मजबूर कर दिया था, इतनी आसानी से इतिहास से गायब हो सकता है। नेताजी केवल एक नेता नहीं रह गए थे, वे एक अधूरी वापसी की प्रतीक्षा बन चुके थे। लेकिन इस पूरे रहस्य का सबसे भयावह पक्ष शायद वो था जिसे आधिकारिक दस्तावेजों में कभी पूरी तरह दर्ज नहीं किया गया। युद्ध समाप्त हो चुका था, साम्राज्य टूट रहे थे, दुनिया दो हिस्सों में बंटने वाली थी, अमेरिका और सोवियत संघ। ऐसे समय में सुभाष चंद्र बोस जैसा व्यक्ति केवल एक क्रांतिकारी नहीं था, बल्कि एक संभावित राजनीतिक विस्फोट था। यदि वे जीवित रहते तो एशिया की राजनीति का संतुलन बदल सकता था। शायद इसी कारण उनकी कहानी को धुएं, फाइलों और बंद कमरों के भीतर दफन कर दिया गया। आज भी ताईहोकू की उस रात का धुआं इतिहास के ऊपर तैरता हुआ महसूस होता है। एक जलता हुआ विमान, कुछ विरोधाभासी गवाहियां, गायब दस्तावेज और दशकों तक बंद रखी गई सरकारी फाइलें। सच क्या था, इसका अंतिम उत्तर शायद उन लोगों के साथ ही दफन हो गया जिन्होंने उस रात सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। लेकिन एक प्रश्न अब भी इतिहास की दीवारों से टकराता है। क्या नेताजी सचमुच उस विमान में मारे गए थे, या फिर 18 अगस्त 1945 की रात दुनिया की सबसे सफल राजनीतिक गुमशुदगियों में से एक लिखी गई थी?